Hello everyone, welcome to the STEM Institute. We are going to start our O levels biology and the course code is 5090 and the unit is cell structure and its organization. Now, what is cell? What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. Now, what is structural and functional unit? किसी भी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी लाइफ को ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक जो है वो कंपोनेंट है वो है सेल. Cell is, as we can say that cell is building block of life. Now, what is building block of life? इसकी एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ से यूं ले सकते हैं कि जैसे किसी एक बिल्डिंग को बनाने में जो है कौन सा कंपोनेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. उसमें है वो उसके स्टोन्स, वो उसकी ब्रिक्स, जो ईंटें हम उसमें यूज करते हैं. हम एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जोड़ते हैं, इसी तरह से एक चेन बनती है और एक जो है बिल्डिंग जो है वो हम डेवलप करते हैं. सीधा ये तो नहीं कि हम कोई एक बड़ा कमरा उठा के रखते, दूसरा कमरा उठा के रख देते हैं तो एक बिल्डिंग बन जाती है. नहीं, इस तरह से नहीं होता. उसकी जो यूनिट्स हैं, उसकी जो बेस है, उनको हम जोड़ के एक बिल्डिंग बनाते हैं. इसी तरह से सेल जो हैं वो अरेंज होते हैं, डिवाइड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और एक जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, एक होल लाइफ जो है वो डेवलप होती है. सो वी कैन से दैट cell is a structural and functional unit of life. It is a building block of life. Now, what is the components or which are the components in which cell which are included in cell, yeah, which are included in the cell composition? These components are protoplasm. Now you can say what is protoplasm. Protoplasm is that living material. Protoplasm is that living material which is present in the cell. जो भी सेल के अंदर का लिविंग मटेरियल है उसको हम कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म. अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो तमाम उनकी सेल के अंदर की तमाम एक्टिविटीज, जस्ट जो केमिकल एक्टिविटीज हैं उनको, या ऑल लाइफ एक्टिविटीज which may be metabolic activities, include catabolic and anabolic activities. मीन्स तमाम लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, तमाम केमिकल एक्टिविटीज जो कि वो परफॉर्म हो रही हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है ना. अब ये जो है प्रोटोप्लाज्म जो है इसके कौन कौन से फिर कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एक प्रोटोप्लाज्म बना. कौन से कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स. कौन कौन से? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. ये हम डायग्राम में देख लें. ये सेल, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो सेल के 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. ये पूरे ये तीनों चीजें मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म. और ये जो प्रोटोप्लाज्म है तमाम लाइफ एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है या परफॉर्म एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें तमाम जो है एक्टिविटीज जो है वो हो रही होती है.
तो हम अब देखते हैं इस सबसे पहले इस कंपोनेंट को, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को। अब सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस मेम्ब्रेन हम इसे कह सकते हैं, ये क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच सराउंड्स द साइटोप्लाज्म सेल सरफेस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली प्लाज्मा है क्या? सबसे बड़ा, वास्ट, वसीम। सो सेल के सबसे बाहर की जो कवरिंग है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसके अंदर की एक्टिविटीज को परफॉर्म होने दे रही है, उसको हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल सरफेस। ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, आउटर कवरिंग, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? ये किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि जो सब्सटेंस है, वो जो सब्सटेंसेस हैं वो इन और आउट इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। मीन्स ये अलाउ करती है आइदर इसने किसी को मूव इन करना है या मूव आउट करना है। सो ये जो है, ये जो इसका प्रोसेस है, ये इसका सिलेक्टिव होता है। इसकी कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं कि ये बनी होती है कि इसकी कंपोजिशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और एंड it allows the movement of selective substances, so it is called partially permeable. Now the question is, what is partially permeable? Partially permeable is the characteristic या कैरेक्टर है इस मेम्ब्रेन का, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है सब्सटेंसेस को टू मूव इन एंड मूव आउट। सो ये हर सब्सटेंस को जो है मूव करने की परमिशन नहीं देती, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को मूव करती है। सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसका एक और नाम है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। Now the other component is cytoplasm. What is cytoplasm? The part of the protoplasm surrounded the nucleus to the cell membrane. अब जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अराउंड जितना भी पार्ट है, जितना भी मटेरियल है, जितना भी पार्ट है, उसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म। और इट कंटेन्स ऑर्गेनेलिज, और तमाम ऑर्गेनेलिज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटस भी इसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये तमाम ऑर्गेनेलिज जो हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस हियर। जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे इस एरिया में साइटोप्लाज्म में जो है वो तमाम फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। इट आल्सो कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। जो सेल को जो है एनर्जी की फॉर्म में जो फूड मटेरियल होता है वो यहाँ साइटोप्लाज्म में जो है वो रिजर्व होता है। नाउ हम इसके थर्ड एंड मेन कंपोनेंट पे आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म के, विच इज न्यूक्लियस। Now what is nucleus? Nucleus is spherical, oval और डम्बल शेप। ये spherical भी हो सकता है, oval भी हो सकता है, और ये इस तरह से डम्बल शेप भी हो सकता है। डम्बल इस तरह से, जिस तरह से, ऐसे डम्बल शेप। The spherical oval mass is called nucleoplasm. अब इस spherical या oval shape या डम्बल शेप मास को या जो भी स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको फिर हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप।
इट्स प्रेजेंट विद इन दी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो है इसकी प्रोमिनेंट जो है जगह होती है या प्रोमिनेंट जो है वो अपना स्ट्रक्चर को प्रेजेंट होता है। नाउ अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। क्रोमैटिन सबसे पहले है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। When this thread-like structure condensed and arranged itself, it is called chromosome. अब यही स्ट्रक्चर जो है ये जब अरेंज होता है इस तरह से तो ये जो है क्रोमोसोम्स कहलाता है। Now what is nucleoli? The spherical structure present in nucleus are called nucleoli. अब हम आ जाते हैं फंक्शन पे, न्यूक्लियस के फंक्शन पे। अब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, जैसा कि हम जानते हैं तमाम जो सेल की डेवलपमेंट, सेल की डिवीजन से लेकर सेल की डेवलपमेंट तक तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। सो द न्यूक्लियस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल वेयर तमाम एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड, तमाम डेवलपमेंट्स आर टेकन प्लेस, दिस इज कॉल्ड nucleus. Now the other organelle which is present in the cytoplasm is mitochondria. What is mitochondria? Mitochondria are the small spherical or elongated structure in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर स्फेरिकल शेप में या इलोंगेटेड शेप में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इट इन्वॉल्व्स इन दी सेलुलर रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तमाम जो हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज कलेक्टिवली जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ये जो है सेल के डेवलपमेंट में या सेल की जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने में यूजफुल होती हैं। कैसे, मतलब जो सेल जो है इट इज अ साइट वेयर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, क्योंकि इस जगह पे सेल जो है तमाम फंक्शंस जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होते हैं, तो जो वो फूड जो सेल ले रहा होता है उसमें उस फूड की ब्रेक डाउन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो एटीपी जो है यहाँ पे स्टोर हो रही होती है किधर, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इट इज द साइट ऑफ एटीपी where ATP is stored, and it is called powerhouse of cell. It provides all kind of power। सेल जो है पावर को प्रोवाइड कर रहा होता है, सेल को पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। स्मॉल सेलुलर सेल स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन, इनमें जो है मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। तो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है विदाउट मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये जो है टू फॉर्म्स में होता है, या तो ये जो है किसी भी मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो जाते हैं या जो है फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो फंक्शन क्या है, ये होते हैं इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस में। नाउ we are moving on to endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? The network of membranes tubular structure called endoplasmic reticulum. अब आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो इस तरह से जो मेम्ब्रेन्स ट्यूब्स की फॉर्म में इस तरह से अरेंज हो जाती है एक दूसरे के साथ, ये बना देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने ऊपर पढ़ा कि राइबोसोम्स या तो जो है वो राइबोसोम्स, जब अब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि राइबोसोम्स या तो अटैच्ड होते हैं किसी मेम्ब्रेन के साथ या जो है फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। अब जो है जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है कोई राइबोसोम, वही बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ जो है नो राइबोसोम्स अटैच। आप देखें ये जो पार्ट है यहाँ पे कोई राइबोसोम या कोई सेलुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर आप नहीं देख रहे, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये बना रहा है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वही राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे लिए हेल्पफुल है, या प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पे अटैच हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्दर वही हम अब इसके फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, ये फैट यानी कि लिपिड सिंथेसिस में इनका पार्ट प्ले करते हैं, और डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स और पॉइजन, और कोई भी पॉइजन या ड्रग्स जब वो एंटर हो जाते हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, उनका जो है पॉइजन जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। जबकि जो अटैच्ड राइबोसोम्स हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडीज, समटाइम इसे गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। अब ये क्या है, गोल्जी ऑपरेटस इज अ डिस्क शेप, देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर बनाती है, शेप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, स्टॉक्ड स्टॉक्ड एक दूसरे के ऊपर, लेयर के ऊपर इस तरह से स्टॉक की फॉर्म में ये अटैच हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं, इसको कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। इट स्टोर्ड द सब्सटेंसेस कम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सब्सटेंसेस आते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन सिंथेसिस होके आती है, फैट सिंथेसिस होके आता है, तो वो जो है इधर जो है इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो आके अटैच हो जाता है, एंड एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और ये जो है इसी तरह से ये अटैच्ड ये आया, वही जो सब्सटेंस बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो आया इन्हीं वेसिकल्स से, इन्हीं इधर अटैच हो गया और इधर एंटर कर गया। ठीक है ना, अब इन्हीं वेसिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी। ओके, नाउ द next component is cell wall. The outermost layer of the cell encloses the cell membrane. अब पहले तो हम कह रहे थे कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम ये कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, आउटर एक और लेयर है जिसे हम कह रहे हैं सेल वॉल, और ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। सेल और आउटर से एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स द आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल, इट इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, इट इज fully permeable to move water, salts and other substances through it। ठीक है, ये fully permeable है, मतलब अलाउ करती है कि वाटर, सॉल्ट्स और जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको मूव करने में विद इन द सेल। Now what is the vacuole? The large the large permanent vacuole in plant cell। वैक्यूल जो है वो इस तरह से एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रोमिनेंट होता है उसके अंदर, जबकि एनिमल में जो है ये इस तरह से वैक्यूल एनिमल सेल्स में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे, जबकि प्लांट सेल में जो है एक बड़ा सेंटर में जो है एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और इसका जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये जो है किसी भी प्लांट सेल को इस तरह से टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। द प्लांट सेल आल्सो कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट एंड शुगर। इसी वैक्यूल के अंदर जो है उसमें प्लांट जो है वो वाटर, सॉल्ट और शुगर को जो है वो स्टोर करता है, और इस वजह से टर्जिडिटी मतलब रिजिड रहता है, मतलब उसमें स्ट्रेट रहता है कोई भी सेल प्लांट का, जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्यूल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast is also a membrane-bound structure, contains green pigment called chlorophyll. It provides site for the photosynthesis
through which plants manufacture food. Now, this organelle is, या this component या this organelle is present in plant cell because photosynthesis is performed by the plants. Photosynthesis वो साइट है कहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये वो साइट है जहाँ पे जो है प्लांट्स जो है अपना फोटोसिंथेसिस का या फूड मैन्युफैक्चर का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये हमने ऑर्गेनेलिस सारे देख लिए हैं, ठीक है ना। अब हम इन ऑर्गेनेलिस की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस में ये बता सकते हैं कि ये सेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेल जो है वो प्लांट का है और ये सेल जो है वो एनिमल्स का है। सो आप यहाँ भी देख सकते हैं इन डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाया गया है, ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। आप देख सकते हैं एनिमल सेल में अगर हमें वो इस तरह से हाईलाइट ना किया हुआ हो और हम देखें तो हमें अगर दो सेल दिए जाएं और वो हमें एग्जामिनर बोले कि आप इन दोनों में जो है डिफरेंस बताएं कि कौन सा एनिमल सेल है कौन सा प्लांट सेल है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें ये वैक्यूल है। ऑफ कोर्स जिसमें वैक्यूल प्रोमिनेंट है और इन द सेंटर है तो वो जो है प्लांट सेल है। नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। यू कैन सी हियर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जो है प्लांट सेल है। नाउ हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, while cell walls, chloroplast, nucleus, cytoplasm or cell membrane present in both plants and animal cells, while cell wall, chloroplast and vacuole are present only in animal cells. ठीक है ना। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन जो है विद इन द सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट्स में हो। अब इनमें सबसे पहले आ जाता है रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर एंड और लॉन्ग एंड नैरो root hair extensions increases the surface area to volume ratio of the cell for the efficient absorption। ये अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लॉन्ग एंड नैरो हेयर एक्सटेंशन, आप मैं रूट हेयर की एग्जांपल्स मैं आपको ये डेली लाइफ में दूंगी। हमारी हम जो है वो कैरेट जो हम ले रहे होते हैं उसमें आपने देखा होगा समटाइम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल स्मॉल से आ जाते हैं, वो होती हैं रूट एयर्स। इसी तरह से जो है प्लांट्स की जो है रूट में स्मॉल टाइनी नैरो एक्सटेंशंस होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का या एब्जॉर्प्शन में वाटर को के एब्जॉर्प्शन में जो है सॉइल से हेल्पफुल होती हैं, ठीक है ना। और ये प्रोवाइड करती हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द सेल टू एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये जो है इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब मतलब सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका जो है मेन कंपोनेंट क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एंड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल हेल्पफुल होते हैं सॉइल में, ठीक है। प्लांट के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल एंड सॉल्ट्स को फ्रॉम सॉइल एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं, ऑफ कोर्स ब्लड में होते हैं। रेड ब्लड सेल्स डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट में कहा कि क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है और जो है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, उसका मतलब फूड मैन्युफैक्चर का जो है वो प्रोसेस होता है। इसी तरह से ब्लड में जो है
रेड पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इट्स सर्कुलर और बाइकनकेव shapes increase the surface area to volume for diffusion of oxygen। ये इस तरह से इसका एक सर्कुलर हो सकता है और बाइकनकेव शेप्स भी हो सकती है इनकी, जो कि ज्यादा जो है एरिया प्रोवाइड करती हैं कि किस चीज के लिए, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन के लिए। और इसका जो है कंपोनेंट कौन क्या है, इसका मेन फीचर, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हमने रूट हेयर में देखा उसका क्या फीचर है प्रोमिनेंट, के उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि रेड ब्लड सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं जाइलम वेसल्स। द ट्यूबुलर हॉलो xylem vessels. Now we are discussing xylem vessels. The tubular hollow structure which are connected from end to end with one another। इसी तरह से ये ट्यूब्स की फॉर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो एंड टू एंड, ये देख रहे हैं आप, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है ये एंड टू एंड एक दूसरे से इस तरह से ट्यूब्स जो है जुड़ी होती हैं। ये ट्यूब्स इसी तरह से जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम वेसल्स। Xylem vessels involved for the transport of water from root to the leaves of the plants. Due to lack of protoplasm and cross walls, water flows easily। मतलब इनके बीच में प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता और जो है क्रॉस वॉल्स नहीं होती, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो इजीली फ्लो करता है रूट से टिप तक। और जबकि ये जो है इस प्रेजेंस को हम कहते हैं ल्यूमेन। ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड क्रॉस वॉल्स वाटर फ्लोज थ्रू इजीली थ्रू ल्यूमेन। अब ये जो है इसको हम कह रहे हैं ल्यूमेन, और इस ल्यूमेन इस स्पेस को या इस इधर से जो है पानी रूट से या इन वेसल्स से बहुत इजीली जो है वो फ्लो कर लेता है। अब इनमें जो है लिग्निन लिग्निन डिपोजिशन होती है। लिग्निन एक कंपोजेंट है विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स या प्लांट वेसल्स। ओके, अंडरस्टैंड? Now, organization of multicellular organism. A multicellular organism is made up of various cells. बहुत से सेल से बना होता है। And cells are different in size and shape. So cells perform different functions. The group of similar cells perform same function। जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहेंगे टिश्यूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स। ये है एपिथेलियल टिश्यू की एक एग्जांपल। एंड देख रहे हैं आप, इसकी इनर सरफेस, इसकी आउटर सरफेस, ये एक ही तरह से सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स डिफरेंट सेम सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज अभी जो डिफरेंट टिश्यूज हैं ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। अब डिफरेंट टिश्यूज जो है जब एक ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जांपल स्टमक कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज secrete gastric juice to perform digestion। Heart is composed of muscular tissues and leaf is composed of vascular tissues। Group of related organs join together to perform specific function। This is called organ system। For example, digestive system and respiratory system। Various systems working together and perform and whole organism। Okay, now we have finished our lecture. Here you can see a short flow sheet diagram in which first unit is cell,
Cell organized and form tissue. Tissue arranged and form organ. Organ is specific for specific functions, and different organs collectively arrange and form and whole organisms. Thank you.